नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग अब घर पर शराब मंगवा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। राजधानी में पिछले महीने लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही शराब की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ी थी। 31 मई से लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है, मगर शराब की दुकानें अभी भी बंद रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि होम डिलीवरी की शुरुआत के साथ ही डिमांड काफी ज्यादा होगी। कई और राज्यों में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा चुका है। कुछ जगह तो इतनी मारामारी मची है कि ऐप और वेबसाइट ही क्रैश हो गई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है बदले हुए नियम। किसी भी छात्रावास, संस्था या कार्यालय में शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी। शराब की दुकान के पास पीने के लिए भी किसी को अनुमति नहीं होगी। शराब बेचने वाला लाइसेंसधारी किसी अन्य लाइसेंसधारी को भी शराब की बिक्री नहीं कर पाएगा। होटल में रहकर शराब ऑर्डर कर सकेंगे, लेकिन डिलीवरी कमरे में ही करनी होगी। बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसी जा सकेगी। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर पूरी तरह से बैन नहीं था। अभी तक नियम ये था कि L13 लाइसेंस वाली दुकानें घरों तक शराब पहुंचा सकती थीं, बशर्ते ऑर्डर ईमेल या फैक्स के जरिए मिला हो। बता दें कि दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी का फैसला पहले ही कर लिया था। राज्य में 10 मई से शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई थी। चाहे लड़का हो या लड़की, शादी हर किसी के लिए एक सपना होता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी की शादी में दुल्हन की अचानक मौत हो जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ इटावा के भरतना इलाके के गांव समसपुर के एक शादी समारोह में। जिसने भी ये नजारा देखा वो दंग रह गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बारात आई, खूब स्वागत सत्कार हुआ। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को स्टेज पर जयमाला पहनाई। दुल्हन की मांग भरी जा चुकी थी। रात के करीब 2:30 बजे मंडप में 7 फेरों की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन मंडप में थी, तभी अचानक दुल्हन बेहोश हुई और मंडप में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से हाहाकार मच गया। दुल्हन की मंडप में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उधर दुल्हन की मौत के बाद भी शादी कराई गई। कुछ ही घंटों में मृत दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे के साथ फेरे करा दिए गए। इस बीच मृत दुल्हन का शव घर में ही रखा रहा। बेहद गम के बीच मृत दुल्हन की छोटी बहन को दूल्हे के साथ विदा कर दिया गया। बता दें, दुल्हन सुरभि की शादी मंजेश कुमार के साथ हो रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हुई है। सुबह बहन की विदाई के बाद सुरभि का अंतिम संस्कार किया गया। इस बेहद अकल्पनीय हादसे से अचानक मातम छा गया। लड़की वालों, लड़का वालों के भी सही थे, वो लोग भी बढ़िया थे, अच्छे लोग थे, सज्जन लोग अच्छे थे जी। तो उनसे कहा गया, उनसे परामर्श लिया, भाई जो हो गया तो हो गया, और उनके साथ भी हो गया, आपके भी साथ हो गया। घटना दोनों की हुई, जबकि सारी क्रियाएं तो सब पूरी हो चुकी थी। जी जी। घटना दोनों पक्ष की हो गई जी। अब आपकी सहमति हो तो भाई उससे दिया है, हम सहमत हैं, आपकी सहमति हो तो उससे कर दी जाए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सोशल मीडिया पर फायरिंगबाज दुल्हनिया का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में दुल्हन जयमाला से चंद सेकंड पहले स्टेज पर चढ़ते समय रिवॉल्वर से फायरिंग करती हुई दिख रही है। बताया जाता है कि ये फायरिंग दुल्हन शादी के जश्न में कर रही है। फायरिंगबाज दुल्हन की करतूत देख बाराती भी हैरान रह गए, दूल्हे के भी होश उड़ गए, लेकिन दुल्हन ने फायरिंग कर शादी की खुशी का इजहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वायरल वीडियो जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का बताया जा रहा है। 30 मई की शाम को रामगया पांडे की बेटी की शादी थी। इस दौरान दुल्हन ने जयमाला स्टेज पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग की। अब कोरोना काल में दुल्हन ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। कोर्ट के रोक के बावजूद भी प्रतापगढ़ में हर फायर की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फायरिंगबाज दुल्हन की शिनाख्त नहीं कर सकी। पुलिस ने वीडियो की तफ्तीश तेज करते हुए वीडियो और दुल्हन को चिन्हित करने की बात कही है। उधर दुल्हन हाथ ऊपर करके रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग करती है, जिसके बाद दूल्हा हाथ थामकर दुल्हन को जयमाला स्टेज पर ले जाता है, जिसके बाद जयमाला की रस्म पूरी होती है। लेकिन दुल्हन को फायरिंग करते हुए देख दूल्हा भी सहम जाता है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दुल्हन के फायरिंग वाले स्वागत से सभी घराती और बाराती सख्ती में हैं। आलू की घटती कीमतों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार आधी कीमत है।
दाम और गिरे तो उनके लिए लागत निकालना भी मुश्किल होगा, लेकिन किसान कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मैनपुरी जिले में इस बार लगभग 22,000 हेक्टेयर में किसानों ने आलू की बुवाई की थी। मौसम अच्छा रहा और उत्पादन भी ठीक हुआ। लगभग 5 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ। अच्छी कीमतें मिलने की उम्मीद में किसानों ने लगभग 3 लाख मीट्रिक टन आलू कोल्ड स्टोरेज में भंडारित कर दिया। इधर कीमतें बढ़ने के बजाय गिरना शुरू हो गई। थोक मंडी में आलू 700 से 800 रुपये प्रति कुंतल है, जबकि खुदाई के समय आलू 1200 से 1500 रुपये प्रति कुंतल था। फुटकर बाजार में आलू 10 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। कीमतें बढ़ने की उम्मीद में किसान कोल्ड स्टोर से आलू की निकासी नहीं कर रहे हैं। फिरोजाबाद में निर्दलियों के सहारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश में लगी भाजपा आज समाजवादी पार्टी से निष्कासित सपा विधायक हरिओम यादव के द्वार पहुंची। फिरोजाबाद जिले के प्रभारी दयाशंकर सिंह, फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन, जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित कई भाजपा नेता सपा से निष्कासित विधायक हरिओम यादव के घर पहुंचे। बंद कमरे में घंटों तक चर्चा हुई। सपा विधायक की कोठी से निकलते समय जिले के प्रभारी के चेहरे पर तेज देखने को मिला। भाजपाइयों की मुस्कुराहट ही बता रही थी कि मुलाकात के सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना है। नगर में चर्चा है कि भाजपा नेता और सपा विधायक की मुलाकात कहीं रुचि यादव के अंगने में कूड़ा न कर दे। हालांकि दोनों की मुलाकात से सपा खेमे में खलबली मची हुई है। उधर सपा विधायक हरिओम यादव ने किसी भी तरह के पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि सभी नेता हमारे घर पर आए थे, मुलाकात हुई। अतिथि देवो भव की परंपरा पर हम लोग चलने वाले हैं। घर आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार किया है। हमने पहले ही कहा आपसे कि हमारी शिष्टाचार भेंट थी। वो हमारे मित्र हैं पुराने। उनकी पत्नी हमारे साथ एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, तो सदन में रहते हैं तो संबंध होते लोगों से, और दयाशंकर जी से पहले भी संबंध रहे हैं। तो एक शिष्टाचार की भेंट थी। उन्हीं के घर पे आए, चाय पीना चाहते हैं, सो उनकी स्वागत है, चाय पीजिए, उनका घर है। और आप कोई भी अतिथि आए, ये तो बीजेपी के लोग थे, अगर और कोई भी आएगा घर पे तो उसका भी सम्मान करेंगे। हमारा दुश्मन कट्टर विरोधी आएगा घर पे, तो घर पे आने के बाद तो सारी चीज़ भूल जाती है, वो उसका भी स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यदि आएंगे तो तब सोचेंगे, विचार करेंगे। राजनीतिक गलियारों में बात है कि अब आप बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? ऐसा भी कुछ नहीं है। जब होगा तो सबको पता लग जाएगा, सबसे पूछ के निर्णय लेंगे। थोड़ी है तो आप अपनी तरफ से ही कह रहे हैं कि थामने वाले। अभी हमने ऐसा कोई सोचा नहीं ना, कोई विचार किया। अभी तो सिर्फ जिला पंचायत चुनाव की बात है, समझे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में मैनपुरी में आबकारी मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ की घटना बेहद दुखद घटना है। जो लोग जहरीली शराब पीकर वहां मरे हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। सरकार उनकी हर संभव मदद को तैयार है, पूरी सहायता दी जाएगी। और इस घटना में जो भी दोषी लोग हैं, आबकारी के जो भी अधिकारी थे, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, यहाँ तक कि सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्र के थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ की घटना बेहद दुखद घटना है। जो लोग जहरीली शराब पीकर वहाँ मरे हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। सरकार उनकी हर मदद करने के लिए तैयार है, आर्थिक सहायता भी की जाएगी। और इस घटना में जो दोषी लोग हैं, आबकारी के जो अधिकारी थे, जिला आबकारी अधिकारी, उस क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक, आबकारी के सिपाही, उनको तत्काल उसी दिन निलंबित कर दिया गया। क्षेत्र के थानाध्यक्षों को भी निलंबित किया गया है और मजिस्ट्रेटियल जांच बैठाई गई है। जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर संगठन में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा भी हो रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष लखनऊ प्रवास के दूसरे दिन अहम बैठक करने वाले हैं। वहीं BL संतोष पहले ही दिन से एक्टिव मोड पर दिखाई दिए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और यूपी प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों से एक एक कर मुलाकात करने के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। वहीं अब सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ RSS के प्रांत और क्षेत्र प्रचारक के साथ भी बैठक कर फीडबैक लेने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल योगी सरकार के अब तक के 4 साल से ज्यादा के कार्यकाल में यह पहला मौका है जब बीजेपी में राष्ट्रीय संगठन के नेता ने संगठन के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात कर सूबे की जमीनी हालात का जायजा लिया हो। इससे पहले मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सामूहिक बैठकें होती थीं, लेकिन इस बार संगठन और सरकार के मंत्रियों के साथ सीधे आमने सामने बैठकर फीडबैक लिया जा रहा है। यही वजह है कि अब इस बात की आशंकाओं को और बल मिलने लगा है कि क्या यूपी में किसी तरह का कोई बड़ा फेरबदल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी अभी से संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए सक्रिय हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और यूपी के पार्टी प्रभारी राधा मोहन सिंह पार्टी नेताओं और सरकार के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें कर 2022 में होने वाले चुनावों की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वाराणसी से आ रही है, जहां आज तड़के 2 मंजिला मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत निर्माण का कार्य चल रहा था। जो मकान गिरा है उसमें अस्थायी रूप से मजदूर रह रहे थे। घटना सुबह 4 बजे के करीब की है। वाराणसी में 2 मंजिला मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान यहां पर 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया और इसमें अस्थायी रूप से मजदूर रह रहे थे। विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास जहां निर्माण कार्य चल रहा था, जो मकान गिरा है उसमें अस्थायी रूप से कुछ मजदूर रह रहे थे। 2 मजदूरों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें सीधे उस हॉस्पिटल की जहां पर कुछ घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत जो मकानों को गिराया जा रहा था, उसी में से एक जर्जर हालत में अस्थायी रूप से कुछ मजदूर रह रहे थे, जिनकी इस मकान के गिरने की वजह से मौत हो गई। आरिफ मोमिन। कहाँ काम कर रहे थे, क्या हुआ है? हम काशी विश्वनाथ मंदिर में काम कर रहे थे। हम जब नाइट करके आए थे तो मेरे पापा और एक मेरे चाचा बाहर सो रहे थे और अचानक से रात में मकान गिर गया। कितने लोग घायल हुए हो मंदिर में? मंदिर में 2 आदमी चला गया, सब खाम हो गया सब आदमी। कितने लोग घायल हो गए? 9 लोग? वो नहीं माना। कौन लोग मरे हैं? 2 लोग। हाँ। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,27,510 नए मामले सामने आए और 2,55,287 लोग ठीक हो गए। इस दौरान 2,795 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार अब भारत में कोविड-19 के 2,81,75,000 से अधिक मरीज हैं। वहीं अब तक 2,59,47,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक 3,31,895 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए केसेस में गिरावट देखी जा रही है। इनमें दिल्ली, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा का नाम है। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है, उनका नाम केरल और कर्नाटक है। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 27,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं असम में जहां एक दिन पहले 2,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे, वहीं ये बीते 24 घंटों में 4,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। एक तरफ भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ WHO ने अब कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट को अल्फा, बीटा, गामा का नाम दे दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B16172 वेरिएंट को डेल्टा के नाम से पुकारा जाएगा। अन्य वेरिएंट B16171 को
कप्पा के नाम से जाना जाएगा। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में यूके में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के B117 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले B1351 को बीटा नाम से जाना जाएगा। नवंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए P1 वेरिएंट को गामा नाम से पुकारा जाएगा। WHO का ये फैसला तब सामने आया है जब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम के साथ जोड़ने को लेकर विवाद हो रहा है। B16172 वेरिएंट को इंडियन कहे जाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी।